Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nimra Zafar. This is the video by Legal Concepts, CSS, PMS and Law. Before starting our today's lecture, please subscribe the channel and don't forget to press the bell icon so that you may get notified about the new videos timely. Let's move towards our today's lecture. Our today's lecture is about discharge of a contract, and section 59 to section 67 of the Contract Act 1872 of Pakistan deals with the discharge of contract. First of all, we will study objective of the lecture to know about conditions when contract stands discharged. तो आज हम इस लेक्चर में ये पढ़ेंगे कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जिसमें एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है, एक कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है. ऐसे कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं. डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइज टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस. कि डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टर्मिनेट हो रहा है, उसकी ऑब्लिगेशंस जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं, जो दोनों पार्टीज़ पे कोई ड्यूटीज़ थी वो ख़त्म हो रही हैं, टर्मिनेट हो रही हैं. This is because when the parties originally entered into the contract, the rights and duties in the terms of the contractual obligations were set up. कि जब दो पार्टीज़ एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होती हैं तो दोनों पार्टीज़ के ऊपर कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस होती हैं, मतलब उनकी कोई ना कोई ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी होती हैं उन्होंने. Consequently, when those rights and duties are put out, then the contract is said to have been discharged. तो इसी तरह जब वो राइट्स और ड्यूटीज़ दोनों पार्टीज़ को अपनी अपनी राइट्स और ड्यूटीज़ वो परफॉर्म कर लेते हैं या उनको अपने हकूक़ मिल जाते हैं और अपने फ़राइज़ की अदायगी वो कर लेते हैं, तब हम कहते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो गया, क्योंकि उसका पर्पज़ ही ख़त्म हो गया. वंस अ कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड डिस्चार्ज, कि एक बार कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाए, पार्टीज़ टू इट आर नो मोर लाइबल. तो दोनों पार्टीज़ पे किसी किस्म की कोई लाइबिलिटी नहीं होती. मतलब वो दोनों जो है, जब एक कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया तो उनके ऊपर किसी किस्म की कोई लाइबिलिटी भी नहीं होगी. Even though the obligations under the contract remains incomplete, अगर पर्पस बेशक पूरा हो गया लेकिन अभी तक ऑब्लिगेशंस जो हैं वो बाकी रहती भी हैं, तब भी जो है दोनों पार्टीज़ की एक दूसरे के ऊपर कोई ऑब्लिगेशंस नहीं होंगी. Circumstances when the contract stand discharge, कि ऐसे कौन से हालात हैं जब एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है. A contract is deemed to be discharged that is concluded and no longer binding in the following circumstances. अब हम लोग वो circumstances पढ़ेंगे जिसके अंदर जो दोनों पार्टीज़ होती हैं वो बाइंडिंग नहीं होती या वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रहती या कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है. डिस्चार्ज ऑफ परफॉर्मेंस, के परफॉर्मेंस के थ्रू अगर परफॉर्मेंस जो है कॉन्ट्रैक्ट की वो पूरी हो गई है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट भी डिस्चार्ज हो जाएगा. डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय सब्स्टिट्यूटेड एग्रीमेंट, के ऐसा एग्रीमेंट दोनों पार्टीज़ कर लें जिसके थ्रू वो ख़ुद अपनी एग्रीमेंट के थ्रू रजामंदी दे दें कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट जो है इसे ख़त्म करते हैं. डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, कि अगर टाइम जो स्पेसिफाइड टाइम था वो टाइम गुजर चुका है तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट जो है डिस्चार्ज हो जाएगा. डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, कि लॉ ने क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस बताई हुई हैं. डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, के ऐसी कोई हालात पैदा हो जाएं जिससे परफॉर्मेंस जो है वो वैसे ही इम्पॉसिबल हो जाए. जिस दो पार्टीज़ जिस पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट में आई थी वो पर्पस परफॉर्म हो ही ना सकता हो. नेक्स्ट इज़ डिस्चार्ज बाय एक्कर्ड एंड सेटिस्फेक्शन, के दोनों पार्टीज़ अपनी रजामंदी से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दें. डिस्चार्ज बाय ब्रीच, कि अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मतलब किसी एक पार्टी ने ख़िलाफ़ वर्जी की है कॉन्ट्रैक्ट की या कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट जाके कोई बात की है, तो वो उसको हम कहते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाएगा. वी शैल एग्जामाइन ईच ऑफ देम एज फॉलोज़, कि अब हम इन्हें वन बाय वन डिटेल में स्टडी करेंगे. डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, कि डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस क्या होता है. व्हेन बोथ द पार्टीज़ हैव आइदर कैरिड आउट और टेंडर्ड अटेम्प्टेड टू कैरी आउट देयर ऑब्लिगेशंस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, कि जब दोनों पार्टीज़ जो हैं वो अपनी ऑब्लिगेशंस जो उनकी ड्यूटीज़ होती हैं वो उनको कैरी आउट कर लेती हैं, टेंडर कर लेती हैं, मतलब अटेम्प्ट कर लेती हैं. दोनों पार्टीज़ ने अपनी अपनी ऑब्लिगेशंस जो हैं वो अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर लिया है, इज़ रेफर टू एज डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय परफॉर्मेंस. तो इसे हम कहेंगे कि डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया है परफॉर्मेंस के थ्रू, कि जब परफॉर्मेंस ही हो गई है, पर्पज़ ही पूरा हो गया है, तो फिर डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया है.
बिकॉज परफॉर्मेंस बाय वन पार्टी कॉन्स्टिट्यूट्स द अकरेंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव कंडीशन, कि जब एक पार्टी जो है अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर रही होती है तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी कंडीशन ये होती है कि समझ लो कि वो कंस्ट्रक्टिव है अभी, कि उसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है। द अदर पार्टीज ड्यूटी टू परफॉर्म इज़ ऑल्सो ट्रिगर्ड, और एक पार्टी जब अपनी ऑब्लिगेशंस परफॉर्म कर रही होती है तो इससे दूसरी पार्टी की जो ऑब्लिगेशंस होती हैं वो भी मुतहर्रिक हो जाती हैं, मतलब उसे भी पता होता है कि अब मैंने हर सूरत अपनी ये ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म करना ही करना है। ट्रिगर्ड का मतलब है मुतहर्रिक हो जाना। एंड द पर्सन हु हैज़ परफॉर्म्ड हैज़ द राइट टू रिसीव द अदर पार्टीज़ परफॉर्मेंस। जब एक पर्सन ने फिर अपनी ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म कर लिया है, ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर लिया है, तो फिर दूसरे पर्सन का भी ये होता है कि उसने ड्यूटी को परफॉर्म करना है। और जब एक पर्सन अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर लेता है तो उसका हक होता है कि उसका राइट भी उसको फिर दिया जाए। द ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स आर डिस्चार्ज इन दिस वे। तो ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो परफॉर्मेंस के थ्रू जो है वो डिस्चार्ज हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय सब्सटीट्यूटेड एग्रीमेंट, कि दोनों पार्टीज़ के दरमियान जब एक नया एग्रीमेंट होगा, पहले एग्रीमेंट को छोड़ के वो जब दोबारा से नया एग्रीमेंट करते हैं तब जो है वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है उनकी मर्ज़ी के मुताबिक। अ कॉन्ट्रैक्ट ओरिजिनेट्स फ्रॉम एन एग्रीमेंट, के जैसे कि एक कॉन्ट्रैक्ट ओरिजिनेट होता है दोनों पार्टीज़ के दरमियान, जब एग्रीमेंट होता है तब ही एक कॉन्ट्रैक्ट ओरिजिनेट होता है। ओरिजिनेट होता है मतलब वजूद में आता है। तो अ कॉन्ट्रैक्ट ओरिजिनेट्स फ्रॉम एन एग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज़, इट दस फॉलोज डैट द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट ऑल्सो बी डिस्चार्ज बाय द एग्रीमेंट। तो जैसे ही एक कॉन्ट्रैक्ट दोनों पार्टीज़ की रजामंदी से ओरिजिनेट हो सकता है तो उसी तरह वो डिस्चार्ज भी हो सकता है। देयरफॉर व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इनएविटेबली इज़ म्यूचुअलिटी। तो दोनों पार्टीज़ की जो म्यूचुअल होना, उनका दोनों पार्टीज़ का एक साथ मिलकर जो है चलना, वो इसमें ज़रूरी होता है। Discharge by substituted agreement arises when a contract is abandoned or the terms within it are altered and both the parties are in conformity over it. इसमें वो ये बात कहते हैं कि एक सब्सटीट्यूटेड एग्रीमेंट के थ्रू जब दोनों पार्टीज़ एक एग्रीमेंट कर लेते हैं तो उसके थ्रू डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है कि व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ अबंडेंट, कि जब दोनों पार्टीज़ मिल के एक एग्रीमेंट करती हैं कि ये अबंडन कर दें, इसको तर्क कर दें, उस एग्रीमेंट को वो तर्क कर देती हैं, और जो टर्म्स विद इन इट आर ऑल्टर्स, या इसके तर्क करने के बजाय ऐसा भी हो सकता है कि वो पिछले एग्रीमेंट को भुला के एक नया एग्रीमेंट करें जिसमें पिछले एग्रीमेंट में जो चीज़ें थी उनको ऑल्टर किया हो, चेंज किया हो और उसकी बेस पे एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया हो। एंड द बोथ द पार्टीज़ आर इन कन्फर्मिटी ओवर इट, और दोनों पार्टीज़ की इसमें कंसेंट होनी चाहिए, रजामंदी होनी चाहिए। इसमें एक एग्जाम्पल है कि ए एंड बी एंटर्स इनटू सम एग्रीमेंट, कि ए और बी जो हैं वो एक एग्रीमेंट करते हैं आपस में, एंड ए वांट्स टू चेंज हिज माइंड एंड नॉट टू कैरी आउट हिज टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और एग्रीमेंट के बाद जो है ए का माइंड चेंज हो गया है और वो नहीं चाहता कि वो वाली टर्म्स एंड कंडीशंस वो परफॉर्म करे जो कि कॉन्ट्रैक्ट में हैं, तो वो उसे चेंज करना चाहता है। इफ़ ही डज़ दिस यूनिलेटरली, मतलब यूनि का मतलब होता है एक, मतलब अगर वो उसे खुद से ही करेगा, ये चीज़ उसमें चेंजिंग्स करेगा खुद से, या खुद से ही उस कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करेगा, देन ही विल बी इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू बी। तो वो इसका मतलब ये होगा कि अगर उसने अकेले किया है दूसरे की रजामंदी के बगैर तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी कर रहा है। तो मतलब बी की परमिशन ज़रूरी है, उसकी कंसेंट, उसकी रजामंदी ज़रूरी है। हाउएवर इफ़ ही अप्रोचेस बी एंड स्टेट्स दैट ही वुड लाइक टू बी रिलीज्ड फ्रॉम हिज लाइबिलिटीज़ अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, देन द लेटर माइट एग्री। मतलब इसके अलावा उसके पास क्या ऑप्शन है कि वो बी को अप्रोच करे, उसके पास जाए और उसे ये बात बताए कि मैं इन लाइबिलिटीज़ से फ्री होना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि ऑब्लिगेशंस परफॉर्म करूँ। तो उसकी रजामंदी, अगर सेकंड पार्टी की रजामंदी के साथ वो इस कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर सकता है। इन दैट केस द कॉन्ट्रैक्ट इज़ सेट टू बी डिस्चार्ज बाय बायलेटरल एग्रीमेंट। तो इसमें क्या यूनिलेटरली तो वो कर नहीं सकता, अगर वो ऐसा करेगा तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे उसने कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कैसे किया, दूसरे की कंसेंट के साथ, तो इसे हम कहेंगे बायलेटरल एग्रीमेंट। बाय मतलब दोनों साइड से हुआ है, दोनों साइड से एग्रीमेंट हुआ है तो ये हो गया बायलेटरल एग्रीमेंट, और इसके थ्रू वो कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर सकते हैं, मतलब एक नया कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कर सकते हैं, नया एग्रीमेंट कर सकते हैं।
इन इफ़ेक्ट बी हैज़ प्रॉमिस नॉट टू सू ए, कि मतलब इसके नतीजे में क्या होगा कि बी जो है वो कोई भी सूट फाइल नहीं कर सकता ए के अगेंस्ट, या उसके ऊपर कोई केस नहीं कर सकता, कोई भी लाइबिलिटी नहीं होगी ए की, क्योंकि उसने बी की कंसेंट के साथ किया जो भी किया। इफ़ ही डज़ नॉट परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अगर वो मतलब ए जो है अपनी जो कॉन्ट्रैक्ट की ऑब्लिगेशन से उसे परफॉर्म नहीं करता, तो फिर बी उसके ऊपर कोई भी सूट फाइल नहीं कर सकता, क्योंकि बी के इल्म में था कि वो नहीं करना चाहता अपनी कॉन्ट्रैक्ट की जो लाइबिलिटीज़ हैं उसे परफॉर्म। एंड द कंसिडरेशन फॉर हिज प्रॉमिस इज़ एज प्रॉमिस नॉट टू सू बी। डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट में अराइज इन द फॉलोइंग वेज। अब जो है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है, अब वो उसके आगे फॉलोइंग वेज बताए हुए हैं कि कैसे कैसे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो सकता है। तो फर्स्ट वन इज़ नोवेशन, एंड सेक्शन 62 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ये इसे एक्सप्लेन करता है कि नोवेशन क्या होती है और इससे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है। The term novation implies the substitution of a new contract for the original one. Novation कहते हैं कि पुराने कॉन्ट्रैक्ट को सब्सटीट्यूट करके चेंज करके एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना दिया जाए, मतलब पुराना कॉन्ट्रैक्ट था उसे ख़त्म किया और नया कॉन्ट्रैक्ट बन गया, तो इसको कहते हैं नोवेशन। दिस एग्रीमेंट में बी आइदर विद द सेम पार्टीज़ और विद द डिफरेंट पार्टीज़। तो अब जो नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा उसमें पुराने वाली पार्टीज़ भी हो सकती हैं और कोई नई पार्टी अंदर ऐड होना चाह रही है या नई पार्टीज़ एडअप होना चाह रही हैं अंदर, तो वो भी हो सकती हैं। फॉर अ नोवेशन टू बी वैलिड एंड इफ़ेक्टिव, कि नोवेशन वैलिड और इफ़ेक्टिव कब होगी, कि उसे ठीक कंसीडर कब किया जाएगा, द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टीज़, कि जब सारी पार्टीज़ की कंसेंट होगी, रजामंदी होगी, इंक्लूडिंग द न्यू वंस, कि अगर कोई नई पार्टी उसको न्यू एग्रीमेंट में आई है तो उसकी भी कंसेंट लेनी होगी, इफ़ एनी इज़ एसेंशियल। Moreover, the subsequent और second agreement must be one capable of enforcement in law, कि जो नया एग्रीमेंट वो बनाएंगे वो enforceable by law होना चाहिए, according to law होना चाहिए, वो कानून के ख़िलाफ़ नहीं होना चाहिए। The consideration for which is the exchange of promises not to enforce the original agreement, कि इसमें जो original agreement था, पहले वाला एग्रीमेंट जो हुआ था जो ख़त्म हो गया था, उसकी इन्फोर्समेंट नहीं होगी और जो नया एग्रीमेंट हुआ था उसकी इन्फोर्समेंट होगी। नेक्स्ट इज़ रिसेशन। सेक्शन 62 इसे डील करता है कि ये क्या होता है। दिस रेफर्स टू कैंसलेशन ऑफ ऑल और सम ऑफ द मटेरियल टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि एक कॉन्ट्रैक्ट है उसकी या तो तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस को कैंसिल किया जाए या फिर उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज किया जाए या कैंसिल कर दिया जाए। इसमें मेन पॉइंट है कैंसलेशन का, कि कैंसिल किया जाता है या तो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को या फिर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को। इफ़ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ म्यूचुअली डिसाइड टू डू सो, कि अगर जितनी भी पार्टीज़ होती हैं कॉन्ट्रैक्ट में अगर वो म्यूचुअली डिसाइड कर रही हैं, मतलब है कि दोनों पार्टीज़ की कंसेंट के साथ ये सब कुछ हो रहा है, द रिस्पेक्टिव कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टीज स्टैंड टर्मिनेटेड, कि जब वो खुद कैंसिल कर रहे हैं उनको तो फिर सारी जो ऑब्लिगेशंस होंगी एक कॉन्ट्रैक्ट की वो ख़त्म हो जाएंगी, टर्मिनेट हो जाएंगी। ऑल्टरेशन, नेक्स्ट इज़ ऑल्टरेशन। ऑल्टरेशन का हमें वर्ड से पता चल रहा है कि इसका मतलब होता है चेंज करना। सेक्शन 62 इसे डील करता है। दिस रेफर्स टू अ चेंज इन वन और मोर ऑफ द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि ये कॉन्ट्रैक्ट की जो एक या जितनी भी टर्म्स हैं अगर उनको चेंज करने के हवाले से है, कि उनको अगर चेंज करना चाहें तो उनको चेंज कर सकते हैं विद द कंसेंट ऑफ ऑल कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़, के एक कॉन्ट्रैक्ट में जितनी पार्टीज़ होती हैं उन सब की कंसेंट होना लाजमी है। Alteration results in a new contract but parties to it remains the same, कि ऑल्ट्रेशन से एक नया कॉन्ट्रैक्ट तो वजूद में आ सकता है क्योंकि उसकी सारी ऑब्लिगेशन ही चेंज होंगी, जो चेंज हो गई हैं, तो मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट बदल गया है, लेकिन उसकी जो पार्टीज़ हैं वो सेम होनी चाहिए, पार्टीज़ इसमें तब्दील नहीं होनी चाहिए। हियर द एजम्पशन इज़ डैट बोथ ऑफ द पार्टीज़ आर टू गेन अ फ्रेश बट डिफरेंट बेनिफिट फ्रॉम द न्यू एग्रीमेंट, कि यहाँ पे अब हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि इस नए एग्रीमेंट की वजह से पार्टी सेम ही हैं तो वो उनको एक नया बेनिफिट या डिफरेंट तरीके से उनको बेनिफिट मिलेगा तमाम पार्टीज़ को। नेक्स्ट इज़ रेमिशन। रेमिशन क्या होता है? दिस मीन्स द एक्सेप्टेंस बाय द प्रोमिसी और अ लेसर सम देन व्हाट वाज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर।
इस रेमिशन का मतलब ये होता है कि कुछ हद तक उसको माफ़ी किसी हद तक। तो इसका मतलब यहाँ पे ये बनता है कि जो प्रॉमिसी होता है, मतलब जिससे प्रॉमिस किया गया होता है या जिसको हक़ मिलना होता है, वो अपना हक़ कुछ हद तक माफ़ कर देता है। कि या फिर कॉन्ट्रैक्ट में उसने जो बात लिखी होती है कि भाई अगर किसी पैसे का कॉन्ट्रैक्ट है कि उसने ये कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो उसमें ये बात हो कि भाई उसके पास 15,000 रुपया आना है, तो हो सकता है वो उसे थोड़ा सा कम कर दे, प्रॉमिसर को कुछ माफ़ी दे दे उस चीज़ में, और अ लेसर फुलफिलमेंट ऑफ द प्रॉमिस मेड, कि जो ओरिजिनल प्रॉमिस था वो परफॉर्म तो हो लेकिन उसे नेक्स्ट जो प्रॉमिसर है उसको कुछ माफ़ी मिले उसमें, या उसमें उसको कुछ रिलैक्सेशन दी जाए, ये होता है। एज़ पर सेक्शन 63 क्या बताता है? एवरी प्रॉमिसी में रेमिट और डिस्पेंस विद इट, कि वो उसको खुद अपनी मर्ज़ी से जो है वो रिलैक्सेशन दे सकता है, होली और इन पार्ट, कि मतलब पूरा भी या फिर वो कुछ हद तक जो है उसको रिलैक्सेशन दे सकता है। एक्सटेंड द टाइम ऑफ द परफॉर्मेंस, या तो फिर रेमिशन जो है वो किस सूरत में हो सकती है कि वो टाइम परफॉर्मेंस का जो टाइम है या फिर उसको बढ़ा दे। कि क्यों बढ़ा दे? कि अगर प्रॉमिसर जो है वो अपना ऑन टाइम अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पा रहा या नहीं कर सकता किसी भी रीज़न की वजह से, तो प्रॉमिसी जो है वो उसे एक्सटेंड कर दे। एंड एक्सेप्ट एनी अदर सेटिस्फेक्शन इंस्टेड ऑफ परफॉर्मेंस, कि या फिर वो परफॉर्मेंस को माफ़ कर दे और उसकी जगह पे कोई और चीज़ डिमांड कर सकता है अपनी सेटिस्फेक्शन के हिसाब से। Next is waiver. The term waiver implies abandonment or relinquishment of a right. इसमें ये बात बताई गई है कि वेवर किसको कहते हैं? कि या तो राइट लेने वाला बंदा, मतलब जो प्रॉमिसी है, वो अपना हक़ लेने से ख़ुद दस्तबरदार हो जाए या मना कर दे या तर्क कर दे इस बात को, वो ख़ुद ही कह दे कि मुझे नहीं चाहिए। When a party deliberately abandons its right under the contract, कि वो खुद abandon कर दे, तर्क कर दे अपने हक को, the other party is released of its obligations, तो जो ऑब्लिगेशंस परफॉर्म करने वाली पार्टी है जिसने ड्यूटी परफॉर्म करनी होती है वो उस चीज़ से फ्री हो जाती है, रिलीज़ हो जाती है। उसके बाद उसके ऊपर किसी किस्म की कोई ऑब्लिगेशंस नहीं होती, अदरवाइज़ बाइंडिंग अपॉन इट। लेकिन अगर वो जो है प्रॉमिसी जो है वो इस बात के तर्क नहीं करता अपना राइट, तो उस सूरत में जो प्रॉमिसर है वो हमेशा उसकी ऑब्लिगेशंस उसके ऊपर बाइंडिंग होंगी, उसे परफॉर्म करनी पड़ेंगी। डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। लैप्स ऑफ टाइम क्या होता है? कि जो स्पेसिफाइड टाइम होता है उसके दौरान ही जो है परफॉर्मेंस हो जाए तो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अ कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड डिस्चार्ज इफ़ नॉट एनफोर्स्ड विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम कॉल्ड द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। कि कॉन्ट्रैक्ट जो है जब एक तो है ना कि कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस हो गई तो वो डिस्चार्ज हो गया। अब यहाँ पे बताई हुई है कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड डिस्चार्ज के कॉन्ट्रैक्ट तब डिस्चार्ज हो जाएगा इफ़ नॉट इन्फोर्स विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, कि जब एक स्पेसिफिक टाइम उनको बताया गया है उसके अंदर वो ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा एक बंदा, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो सकता है, जिसको हम कहते हैं। और ये लैप्स ऑफ टाइम क्या होता है? स्पेसिफाइड पीरियड क्या होता है? लिमिटेशन पीरियड कहते हैं, पीरियड ऑफ लिमिटेशन इसको हम कहते हैं। द लिमिटेशन एक्ट 1963 प्रिस्क्राइब द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर वेरियस कॉन्ट्रैक्ट्स। और जो लिमिटेशन एक्ट है 1963 का, उसमें हर किस्म के कॉन्ट्रैक्ट की जो लिमिटेशन है टाइम की वो बताई गई है कि स्पेसिफाइड टाइम कितना होता है हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए। फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एक्सरसाइजिंग राइट टू रिकवर एन इमूवेबल प्रॉपर्टी इज़ 12 ईयर्स। कि अगर किसी की इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको रिकवर करना है किसी बंदे ने, मतलब उसे उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब कोई ज़मीन जायदाद वगैरह उसको वापस करनी है, उसके लिए लिमिटेड जो पीरियड है वो है 12 ईयर्स का, 12 साल का अरसा उसके पास होता है। एंड द राइट टू रिकवर अ डेप्ट इज़ 3 ईयर्स। डेप्ट का मतलब होता है कर्ज़ा, और अगर किसी ने कर्ज़ा लिया हुआ है और वो वापस करना है तो उसका ड्यूरेशन जो है वो 3 ईयर्स होता है, 3 साल का होता है, कि 3 साल के अंदर अंदर वो वापस कर सकता है। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स बिकम टाइम बेयर्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दिस लिमिटेशन पीरियड।
Accordingly, if a debt is not recovered within 3 years of its payment becoming due, the debt ceases to be payable and is discharged by the lapse of time. अब यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि अगर 3 साल के अरसे के दौरान अगर डेप्ट वापस नहीं किया जाता तो फिर डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और फिर जो डेप्ट होता है वो वहीं पे सीज़ हो जाता है उसकी पेमेंट। अब जब भी कोई किसी से हम फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक से अगर डेप्ट लेते हैं, कर्ज़ा लेते हैं, तो गारंटी के तौर पे, सिक्योरिटी के तौर पे हम अपनी कोई चीज़ उनके पास रखवाते हैं। तो जब अगर हम डेप्ट जो है वो क्लियर नहीं करते या डेप्ट पे नहीं करते तो उनके पास वो राइट होता है कि वो उस प्रॉपर्टी जो हमने उनके पास एज ए सिक्योरिटी रखी है उस प्रॉपर्टी को वो अपने पास रिडीम कर सकें, अपने पास रख सकते हैं, या फिर उस प्रॉपर्टी को वो आगे सेल भी कर सकते हैं आपको बता कर कि हम आपकी प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हैं, मतलब एज अ लास्ट चांस, एक लास्ट चांस आपको मिलता है। तो इस तरह क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है। This was all about our today's lecture. Thanks for watching the video, and if you like the video then don't forget to like, share and comment. Thank you so much.